स्टार्ट करें। हाँ, हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ चुके थे, है ना? क्या उसमें वायु प्रदूषण में क्या पढ़े थे? ग्रीन हाउस गैस पढ़ लिए थे। प्राथमिक और द्वितीयक। आज खत्म करते हैं प्रदूषण वाले टॉपिक को, है ना? वो हो जाएगा। ग्रीन हाउस, अच्छा क्या पढ़े थे हम लोग? ग्रीन हाउस गैस ना? ठीक है, तो पृथ्वी के क्या तापमान वृद्धि हेतु क्या है जिम्मेदार होती है? ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, और क्या करती हैं? सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर तापमान वृद्धि करती हैं। ठीक है, सूर्य प्रकाश को क्या है? अवशोषित कर क्या करती हैं? ये तापमान में वृद्धि करती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। तो इसके जो प्रकार थे वो देखते हैं कौन कौन से प्रकार है ना? तो दो प्रकार का होता है ये, प्राथमिक, ठीक है, और क्या हो गया? द्वितीयक। ठीक है, तो जो प्राथमिक रहता है प्रत्यक्षतः तापमान वृद्धि हेतु, ठीक है, प्राथमिक जो है प्रत्यक्षतः तापमान वृद्धि हेतु क्या है? जिम्मेदार है ना? प्राथमिक जो है प्रत्यक्षतः। तो इसका एग्जांपल देखे थे हम लोग, कौन कौन सी गैस है? तो CO2 और क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोक्साइड। ये जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड, ये क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधनों का दहन। ये सबसे बड़ा कारण है इसका। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों का दहन। जीवाश्म ईंधन मतलब क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, किसको बोलते हैं? पेट्रोल डीजल कहाँ से जल रहे हैं? पेट्रोल डीजल भैया अपना क्या कहना चाहिए? पेट्रोल डीजल कहाँ से जल रहा है? अरे गाड़ी से जी। हाँ, ठीक है। और क्या है? जंगलों में आग, ये घटना बढ़ रही है, तो ये भी एक कारण है। हर साल कहीं ना कहीं आग लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार मतलब क्या हो गया? जब ज्वालामुखी फूटता है ना, तो उसमें ना लावा निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड गैसेस रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोक्साइड। और ये घरेलू कचरों को जलाना, प्लास्टिक, पॉलीथीन और बाकी उसको, घरेलू कचरों का दहन इत्यादि। तो ये सब क्या है? क्या कहना चाहिए? प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके बाद क्या है? द्वितीयक। द्वितीयक क्या है? ग्रीन हाउस गैस। अरे सॉरी, प्राथमिक तो बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाएगा
NOx, NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। NOx मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, ये सब। तो नाइट्रोजन की ना एफिनिटी बहुत ज्यादा है। एफिनिटी मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तेजी से क्रिया कर लेता है। इसमें से ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। N2O, N2O को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसी को ना लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, हास्य गैस, ठीक है। तो ये क्या है, लॉफिंग गैस है। लॉफिंग गैस है, हास्य गैस इसको बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। NO और ये सब। तो ये क्या है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं ये भी क्या है, जो जिम्मेदार है ग्लोबल इसके लिए, पृथ्वी के तापमान वृद्धि के लिए, है ना। और इसके बाद चौथा आ जाएगा ओजोन, ठीक है। तो ओजोन का सोर्स को देखते हैं, नाइट्रोजन वाला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका सोर्स को लिख लीजिएगा, ओजोन का, ठीक है। पावर प्लांट लिखिए इसको, ओजोन का सोर्स को लिखिए ना, पावर प्लांट, है ना। पावर प्लांट जी, अरे थर्मल पावर प्लांट अपना कोरबा में है, सीपत में, वही पावर प्लांट, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इंडस्ट्रियल बॉयलर, बॉयलर समझ गए ना, जहां पानी गर्म करते हैं, इंडस्ट्रियल बॉयलर, है ना। केमिकल प्लांट, केमिकल प्लांट जहां, अरे वो बनता है जी, कोई भी रासायनिक पदार्थ बनता है, पेंट वगैरह बनता है वो, ठीक है। रिफाइनरी, जैसे तेल रिफाइनरी कंपनी रहती है वो, ठीक है। तो ये सब ओजोन का क्या है, कारण है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, है ना। ओजोन का हो गया, क्या क्या था अपना, पावर प्लांट, है ना, बॉयलर्स और रिफाइनरीज, है ना। और क्या था, केमिकल प्लांट। तो ये क्या है, सभी ओजोन के क्या है, सोर्स है ना। ये क्या है, ओजोन के ना सभी क्या है, सोर्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है देखिएगा, इसका ना मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओजोन जब तक ना समताप मंडल में है तभी ठीक है भाई, ओजोन जब तक समताप मंडल में तभी ठीक है, उसका ना हमारे नाक में आना ठीक नहीं, मतलब फेफड़े में जाना ठीक नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो मनुष्य के क्या है, स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ओजोन का क्या मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अस्थमा, ठीक है, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये सब प्रभाव पड़ता है ओजोन का, है ना। अस्थमा को दमा बोलते हैं, और एम्फाइसीमा में ना, जैसे कोविड के समय में हुआ था ना, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती, वैसी वो नष्ट हो जाती। और ब्रोंकाइटिस, तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, सूजन हो जाता है, हमारे वो
वो रहता है ना, मतलब ट्यूब रहती है जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाती है। अरे जो ये अपना गले में वो रहता है ना श्वास नली, वो फेफड़ों में जाके ना कई शाखाओं में बढ़ जाती है, उसको ब्रोंकस बोलते हैं, उसी में सूजन हो जाता है, तो ब्रोंकाइटिस। सामान्य सर्दी और हल्का बुखार यही है ब्रोंकाइटिस, जो कि ना मौसम बदलते समय हो ही जाता है हमको, खासकर जब ना अक्टूबर नवंबर में ठंडी स्टार्ट होती है उस समय, तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ये इसका कारण ओजोन भी है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है अगला जो है वो मीथेन। मीथेन का सोर्स आप लोग को बोला भी था। ठीक है, अभी प्राथमिक को ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें अगला क्या है, मीथेन, CH4। ठीक है, तो मीथेन का जो सोर्स है वो एग्जाम में पूछा जाता है। मीथेन का सोर्स क्या क्या है? गोबर गैस प्लांट, है ना, और है अपना धान का खेत। धान का खेत कैसे? जैसे कि जब ना ठंड में ना धान कटता है तो खेत में पड़ा रहता है उसका जड़, और अगर पानी बारिश हो गई ना उस समय, पैरा बोलते हैं ना, पैरा सड़ता है ना, तो ये निकलता है मीथेन। CH4 को मीथेन बोलते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है, जुगाली करने वाले जानवर, तो ये जुगाली करने वाले जानवर में एग्जाम्पल में क्या जाएगा? गाय और भैंस। ठीक है, देखिएगा ये क्या होता है, गाय भैंस देखिएगा पत्ती वगैरह घास वगैरह को ज्यादा खाते हैं, है ना, और उसमें सेलुलोज रहता है। वो जो सेलुलोज का डाइजेशन ना आसान नहीं है, तो सेलुलोज के डाइजेशन को आसान करने के लिए गाय और भैंस के शरीर में ना मेथेनोजन बैक्टीरिया रहता है। वो मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या करता है? डाइजेशन करता है किसका? सेलुलोज का, है ना। और उस दौरान जब ना चबाते रहती, चुगाली करना, चगलना नहीं बोलते छत्तीसगढ़ी में, उस दौरान उसके ना माउथ कैविटी से ना मीथेन निकलता है। फिर गाय जब गोबर करती है ना तो भी मीथेन निकलता है। तो जो स्मेल आता है ना गोबर का, वो मीथेन का है। ठीक है, तो ये जुगाली करने वाले जानवर भी हो गए इसमें। तो गोबर गैस प्लांट हो गया, धान का खेत हो गया, जुगाली करने वाले जानवर, और क्या हो जाएगा? माइंस, कोयले की खान। कोयले की खान क्या है? आप देखिएगा, है ना, किसी जमाने में बड़े बड़े जानवर पेड़ पौधे जब अंदर दब के मर गए थे, तो वो क्या है? कोयला बना। अब वो कोयला जो है वो ना जानवरों के और पेड़ पौधों के ना सड़ने से बना है। तो जो कोयले की माइंस रहती है ना, वहां भी क्या स्मेल आती है, वो ना किसका है? मीथेन का है। और इसी कारण ना कोयले की माइंस में कभी भी किसी को माचिस लाइटर ले जाने का इजाजत नहीं रहता है। शुरुआत में होता था, वो बीड़ी भी सिगरेट पीने के लिए मजदूर लोग ले जाते थे, वो गया जहां के वो हुआ ब्लास्ट हुआ, कई तो एक्सीडेंट हुआ है। तो कोयले की खान भी इसका कारण है। ठीक है, और क्या है? दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र ऐसा है हिसाब किताब, यदि कोई ना सड़ेगा, कोई चीज, है ना, कोई चीज सड़ा तो क्या हो जाएगा? वो मीथेन बनता है। दलदली क्षेत्र में कैसे? कोई जंगल है, कहीं तालाब वालाब है ना, खासकर जंगल में, तो जो दलदली क्षेत्र में क्या होता है? जानवर फंस के मर गए, पेड़ पत्ती का जो पूरा मतलब पौधों की पेड़ पत्तियां गिर रही हैं वो सड़ रहा है, तो ये सब क्या है? मीथेन को बनाती है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, मीथेन का सोर्स एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसके बाद क्या था? मीथेन हो गया। जल वाष्प, प्राथमिक में जल वाष्प का सोर्स क्या है? अरे जितना भी सागर, महासागर इत्यादि है, सागर, नदियां, तालाब इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है? जल वाष्प के सोर्स है ना, ये सब क्या है? जल वाष्प के सोर्स हैं। ठीक है, ये जब धूप पड़ता है तो इसमें क्या है? भाप बन जाता है, और भाप में भी तो गर्मी रहती है ना। ठीक है, भाप में भी गर्मी रहती है, तो ये साथ ये सब हो गया। ठीक, इसके बाद लास्ट में बच जाएगा कौन सा? द्वितीयक। ठीक है, तो द्वितीयक जो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, उसका उदाहरण है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्रोत है वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का सोर्स है पहला ताप विद्युत गिरी, और दूसरा तेल रिफाइनरी। ठीक है, तो ताप विद्युत गिरी और तेल रिफाइनरी क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा सोर्स है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, चलिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? अपना ग्रीन हाउस गैस था, है ना। अब देखते हैं हम लोग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन क्या होता है? ठीक, तो ये है पृथ्वी के औसत तापमान में, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, है ना। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है ना। और कितना है पृथ्वी का औसत तापमान? 15 डिग्री सेल्सियस, पूरे विश्व का औसत ना। कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा कम है, सबको मिला के 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें जो वृद्धि है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कारण क्या है इसका? ग्लोबल वार्मिंग का इसका कारण क्या है? ग्रीन है हाउस जो गैसेस अभी पढ़े ना, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसों के ग्रीन हाउस गैसेस के क्या है की मात्रा में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि क्या है? वैश्विक तापमान का कारण बनती है ना। ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि क्या है? वैश्विक तापमान का कारण बनती है। क्लियर है? तो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि क्या है? वैश्विक तापमान का कारण बनती। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? बढ़ रहा है। और क्या है पता है इसको क्या करना है? 15 है तो 15 से अधिकतम बढ़ के हम लोग कितना सह सकते हैं? 17 तक। तो +2 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं बस, है ना। लेकिन ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो आप इस साल देख लो गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़। ठीक है, वही है रीजन इसका, है ना। और इसके लिए क्या हो गया था? 2015 में क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, है ना। और जिसमें क्या किया गया था? जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन जिसमें क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु चर्चा की गई थी। चर्चा तथा, है ना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने, है ना, क्योंकि कम तो कभी रोक तो नहीं पाएंगे। सीमित करने तथा पृथ्वी का औसत तापमान को रोकने को क्या है? हाँ, पृथ्वी के औसत तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम वृद्धि तक सीमित करने हेतु चर्चा।
ठीक है, तो ये था, है ना। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या नुकसान हो सकता है। हम्म, अरे वाह, एकदम बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया क्या। अरे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होगी तो क्या क्या होगा। हाँ, क्या होगा वो उससे, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने से। अरे भैया, समुद्र का जो तट है ना, स्तर, वो लेवल बढ़ेगा क्योंकि ग्लेशियर पिघलेगा। जैसे हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का, तो समुद्र का जल स्तर में वृद्धि होगी। समुद्र का जल की स्तर की वृद्धि का सबसे बड़ा नुकसान है ना, बॉम्बे और चेन्नई जैसे जो शहर समुद्र के जो किनारे हैं ना, उनके लिए बहुत दिक्कत है। क्योंकि क्या करना पड़ेगा, और फिर वहां धीरे धीरे पानी भरना चालू हो जाएगा शहर में, तो जानवर लोगों के लिए, और अगर वो खेती किसानी वाली जगह है तो पूरा बर्बाद होने वाला है, तो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। और क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर है ना, उसका उत्पादन भी कम हो रहा है तापमान बढ़ने से, है ना। जैसे कि कोई फसल मान लो 20-25 डिग्री तक में उग रहा था, वो 27-28 डिग्री तापमान हो जाएगा, सूखेगा नहीं जी वो, तो वहां पे उत्पादन घट रहा है। मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, है ना। वो क्या हो रहा है, लू के कारण मरते सुने हो ना। वैसे गर्मी में अच्छा लगता है कि किसी को, आपका वो इफिशियंसी कम हो जाता है ना काम करने का, कुछ भी इतने बोलोगे धूप में नहीं जाते, धूप में नहीं होगा, तो समझ रहे हो, धीरे धीरे करके खासकर बूढ़े लोगों को बहुत दिक्कत होती, डेथ का एक कारण है ना, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी पे खतरा है, बहुत सारे ऐसे जीव जो कम तापमान पर रहते थे, तापमान बढ़ने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा बहुत सारा क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो जल प्रदूषण है उसका कारण तो आपको पता ही होगा। जल प्रदूषण का कारण बताइए, क्यों हो रहा है जल प्रदूषण। एक मिनट, इनको पूछते हैं। हाँ, वो घरेलू अपशिष्ट आ जाएगा, है ना। आप बता दो भाई। पानी में कहाँ उत्सर्जन करते हैं जी। हाँ, कैसे चुटकी। जल प्रदूषण का कारण बताइए। हाँ, इंडस्ट्रीज जो रहती, उद्योग, वो क्या करते, नाली बना के पूरा क्या करते, तालाब या नदी में जोड़ देते। सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण तो वही घरेलू अपशिष्ट तो है ही है। शहर जैसे रायपुर शहर का पूरा नाली का पानी खारून नदी में जाता है ना। वो हो गया। और हाँ, ये भी ये क्रियाकलाप है, मानव जनित क्रियाकलाप। जानवर वगैरह को ही नदी तालाब में नहला देते हैं, वो पूरा गंदगी है। और आप धार्मिक क्रियाकलाप भी देखोगे तो ये जो हम लोग ये क्या है, दुर्गा माता गणेश जी रखते हैं, उसका पूरा सब लास्ट में वहीं विसर्जित कर दिए हैं। पूरा पूजा का सामान को, फूल वगैरह सब पुराना गंद ये सब गए। तो ये सब क्या है, जल प्रदूषण का कारण। आपको जल प्रदूषण का कारण तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि वो बच्चों वाली चीज है। टेक्निकल टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसमें जो पूछा जाएगा, और वो टेक्निकल टर्म्स क्या है, BOD। हाँ, वो समुद्र में प्रदूषण, हम लोग ना नदी तालाब का प्रदूषण पढ़े, वो होता है 100%। आप जो बता रहे हो ना, वो समुद्र के प्रदूषण का कारण है। हाँ, तो जल प्रदूषण हुआ वो। और जहाज पलट जाता है, तेल वेल ले जाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, कच्चा तेल इराक, ईरान, सऊदी अरब, गल्फ कंट्री से आता है, तो कई बार वो समुद्र में पलट भी जाता है एक्सीडेंट के कारण, लीक भी होता है, तो भी समुद्री प्रदूषण का कारण है। तो वो जल प्रदूषण ही हुआ। न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो मिसाइल वगैरह जाता है, वहीं गिरता है, उसका ऊपर का कवच वगैरह, उसको वैसे ही करते हैं कि उधर ही गिरे जाके, है ना। और सैटेलाइट भेजते हैं तो उसका जो रॉकेट का हिस्सा है सब समुद्र में ही तो जाके गिरता है। तो वो सब है, कारण है डेफिनेटली, है ना। और जितना भी जहाज है ना,
उसको क्या करते हैं, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट है तो वहां पे जाके ना क्या करते हैं, जहाज अटका रहता है उसमें समुद्र के किनारे, धोते हैं, वॉश करते हैं, सर्विसिंग होती है, तो उसका पूरा कचरा समुद्र में ही तो जा रहा है, तो कारण है डेफिनेटली। ठीक है, बीओडी देखते हैं, ये पूछा जाएगा आपको। बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका हिंदी में क्या नाम है, हिंदी में नाम है जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग, तो ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, यह शब्द जल में प्रदूषण हेतु, जल में प्रदूषण को व्यक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यह शब्द जल में क्या प्रदूषण को क्या है व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ना। और क्या होगा, जल में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है ना, जल में न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए वो देखते हैं। मतलब इतना तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, तो जल में आवश्यक ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा, तो ये क्या है, जल में क्या आवश्यक ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा वो कितनी होनी चाहिए, 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर। ठीक है, 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है रेशियो है। ठीक है, इतना तो चाहिए। हाँ, 10 से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वहां पे प्रदूषण कम है। समझ रहे हो ना, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 10 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। हाँ, 12 पी रहे हो, 14 पी रहे हो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो वही, तो क्या है, जल में क्या है, आवश्यक ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा इतनी होनी चाहिए, 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन एक पर लीटर वाटर। ठीक है, तो 1 लीटर लिख दिया, वही तो मतलब उसका एक ही होगा, 1 लीटर लिखा हुआ तो पर लीटर वाटर, ये चिन्ह का मतलब तो वही होता है ना ये। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ से क्या टेक्निकल क्वेश्चन आता है, उसको हमको समझना है। हम लोग एक ना उदाहरण के लिए तालाब ले लेते हैं, है ना, ये थोड़ा सा ना चिंतन मनन करने वाला वो है, टॉपिक रटने वाला नहीं है, समझिएगा और आंसर भी दीजिएगा। एक तालाब जिसमें क्या है, जली पौधे लगे हुए हैं, जली पौधे जैसे कमल रहता है, हाइड्रीला रहता है, जलकुंभी रहता है, वो सब। ठीक है, तो ये तालाब में जली पौधे हो गए। जली पौधे क्या है, ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, तभी पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है। इसी के कारण क्या है, जली जंतु क्या है, यहाँ पे सरवाइव करते हैं। जली जंतु जैसे जो यहाँ पे सरवाइव करते हैं, मछली कॉमन हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो मछली हो गया ये। ठीक है, तो जली पौधों में क्या हो, जली पौधे और मछली ये है ना, तो जली जंतु, ये एक उदाहरण मछली ले लिया हमने। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए इस तालाब में क्या किया जा रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, प्रदूषण फैल रहा है मतलब लोग यूजुअली देखना कचरा वचरा सब फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। तो किसी भी कारणवश यहाँ पे क्या आ रहा है, घरेलू अपशिष्ट आ रहे हैं। ठीक है, और घरेलू अपशिष्ट में पेड़ पत्ती का छिलका, सब्जी का छिलका, है ना, ये सब चीजों को यहाँ पे डंप किया जा रहा है। घरेलू अपशिष्ट में जो कार्बनिक अपशिष्ट है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब कार्बनिक अपशिष्ट किसको बोलेंगे भाई, इसको समझना है।
कार्बनिक अपशिष्ट क्या होते हैं? एग्जाम्पल के लिए पेड़ पौधों तथा सब्जियों के अंश। अरे हम लोग जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण नहीं पढ़े थे क्या? वो ठीक है, तो पेड़ पौधों तथा सब्जियों के अंश, तो ये कार्बनिक अपशिष्ट हो गया। ये जो कार्बनिक अपशिष्ट होता है ना, ये क्या हो जाएगा? इसका बैक्टीरिया के द्वारा विघटन होगा, बैक्टीरिया के द्वारा जल में विघटन। इसका क्या होगा? बैक्टीरिया के द्वारा क्या होगा? जल में विघटन होगा। तो जब इसका बैक्टीरिया के द्वारा जल में विघटन होगा, ठीक है, तो क्या होगा? बैक्टीरिया इस समय ना ये घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? उपयोग में लाता है। ठीक है, अरे भाई बैक्टीरिया कहाँ है? तालाब में है, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? तो वो क्या करेगा? तालाब में ही जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसको उपयोग में लाता है। समझे बात को? तो बैक्टीरिया के द्वारा क्या है? जल में विघटन होगा, किसका? कचरे का। इस हेतु बैक्टीरिया इस प्रक्रिया के लिए बैक्टीरिया, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं तो क्लियर रहेगा। इस विघटन की प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु बैक्टीरिया तालाब के ही ऑक्सीजन का क्या करता है? उपयोग करता है ना, जिससे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी घटेगी? पहले ये बताओ, समझो क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है और घरेलू अपशिष्ट जैसे कार्बनिक अपशिष्ट में पेड़ पौधों तथा सब्जियों के अंश आते हैं। ये जैव निम्नीकरण है ना, जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण पढ़े थे हम लोग। तो ये जैव निम्नीकरण क्या है? अपशिष्ट है। तो ये पेड़ पौधों तथा सब्जियों के अंश आ रहे हैं, है ना, कहाँ पे? तालाब में। तो बैक्टीरिया जो तालाब में मौजूद है वो क्या करेगा? ये ना इसका विघटन करना चालू करता है। तो विघटन के लिए ना उसको क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा? वो तालाब में ही जो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको वो कंज्यूम करता है। तो जैसे जैसे ना क्या होता जाएगा? प्रदूषण बढ़ता जाएगा, बैक्टीरिया और ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाएगा और विघटन करेगा। तो ये मैं पूछ रहा हूं कि इस विघटन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए बैक्टीरिया क्या है? जब तालाब के ऑक्सीजन का उपयोग करता जाएगा तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ आप बताओ भाई गुरु साहब। कम हो जाएगा जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। आप बताओ दुर्गेश, कैसे आया आज? कम होगा ना, ठीक है, ये तो कम होगा क्योंकि उसको बैक्टीरिया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, समझना बात को, यहाँ पे ऑक्सीजन था, मान लो 100 अणु, क्लियर, और यहाँ पे 5 बैक्टीरिया थे, ठीक, कचरा फेंकना चालू किए। तो बैक्टीरिया क्या किया कि ये ना कचरे को डिकम्पोज करना, विघटित करना चालू किया, और बैक्टीरिया साथ में अपना पॉपुलेशन भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्या है? उसको विघटन करना, उसको खाना मिल रहा है ना, तो वो क्या पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अब वो क्या हुआ? एक हफ्ते बाद वो 5 का 5000 बैक्टीरिया हो गया, और कचरा जो 1 किलो डंप होता था वो 10-10 किलो 20-20 किलो डंप हो रहा है। कचरे की मात्रा बढ़ रही है, बैक्टीरिया की भी मात्रा बढ़ रही है। तो ये जो मात्र 100 अणु ऑक्सीजन है वो तो धीरे धीरे कम होगा ना भाई, क्योंकि ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये तो नहीं बढ़ रहा है और कम हो रहा है। तो ये देखना समझना ये इम्पोर्टेंट है। मछली को स्वस्थ रहने के लिए न्यूनतम 10 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए, है ना, कोई भी जलीय जंतु इतना तो रहे, ठीक है, इससे ज्यादा बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रदूषण के कारण लगातार क्या है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है?
घटती जाती है। ठीक है, क्या होती है? घटती जाती है। क्लियर? तो इससे क्या, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? घटती जाती है। तब जली जंतु हेतु, ऑक्सीजन की डिमांड, जली जंतु हेतु ऑक्सीजन की डिमांड, ये बताइएगा घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगी? डिमांड क्या होगा? हाँ, डिमांड बढ़ जाएगा। अरे लॉकडाउन में नहीं हुआ था, लोगों के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल फेफड़े में गिरना चालू हुआ तो सिलेंडर का डिमांड नहीं बढ़ा था क्या? बताओ, सिलेंडर का डिमांड बढ़ना चालू हो गया, तो वही सेम चीज तो है। तो प्रदूषण के कारण तालाब में ऑक्सीजन कम होता जाता है, प्रदूषण के कारण तालाब में ऑक्सीजन कम होता जाता है। मछली चिल्लाना चालू कर देगी, भाई ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा? तब जली जंतु हेतु ऑक्सीजन की डिमांड, है ना, या मांग बढ़ जाती है। यही पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? क्लियर है? तो जली जंतु हेतु ऑक्सीजन की डिमांड या मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा और आराम से समझते हुए इसको पढ़िएगा, रटने का चीज नहीं है बिल्कुल भी है। क्लियर? ये रटने का नहीं है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इससे ही रिलेटेड ऐसी वाला और देखते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ, जल प्रदूषण का ही सेकंड वाला है, ये जल प्रदूषण ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो जल प्रदूषण का ही दूसरा है ये। ठीक है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है देखिएगा, यह शब्द जल प्रदूषण हेतु उद्योगों द्वारा, सॉरी, है ना, उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण हेतु प्रयुक्त किया जाता है ना। उद्योग ज्यादा गंभीर प्रदूषण पैदा करते हैं, करेंगे कि नहीं? घरेलू अपशिष्ट की तुलना में दुनिया भर का केमिकल वेमिकल रासायनिक पदार्थ रहता है ना, वो तो और खतरनाक है भाई। ठीक, घर में क्या है, सब्जी वब्जी का ये वो तो चल जाता है, चलो जैसे तैसे, और इसके लिए क्या है, और ये कैसे है समझना। कोई भी उद्योग क्या करेगा, वायु प्रदूषण तो कर ही रहा है वो, है ना, इसके साथ वो क्या है, जल प्रदूषण भी तो करता है। तो लोग क्या करते हैं, नाली बना देंगे ऐसे, और तालाब या फिर कोई क्या है, नदी बह रही है, वहीं से कनेक्ट कर देते हैं उसको, तो पूरा तरल अपशिष्ट तालाब में जाता है। ठीक है, और फैक्ट्री में पता नहीं दुनिया भर के केमिकल फैक्ट्री है क्या है, तो सब जा रहे हैं उसमें, तो खतरनाक है। ठीक है, तो यह शब्द क्या है, उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण हेतु क्या प्रयुक्त किया जाता है ना। क्लियर? और इसके लिए क्या है, मतलब रासायनिक प्रदूषण हेतु जल में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, रासायनिक प्रदूषण हेतु जल में क्या है, आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर, इतना होना चाहिए। अब देखो 20 मिलीग्राम चाहिए, है ना, क्योंकि केमिकल है ना ये सब, इसके विघटन हेतु
तो सॉरी, रासायनिक प्रदूषण लिखा हूं, एक मिनट सुधार लें। ठीक है, तो उद्योगों द्वारा विसर्जित हुए रासायनिक पदार्थों के विघटन हेतु जल में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20 मिलीग्राम ऑक्सीजन पर लीटर वाटर, इतना चाहिए। ठीक है, इतना चाहिए, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है भाई, वही है जितना खतरनाक रासायनिक पदार्थ या केमिकल या प्रदूषक होगा उतना ऑक्सीजन ज्यादा लगेगा। ठीक है, 20 है तो ठीक है, 20 से ज्यादा है तो और ठीक है, लेकिन आप समझिएगा लगातार जब उद्योगों से कई सालों तक किसी तालाब या नदी में पानी में प्रदूषकों को विसर्जित किया जाता है तो क्या होगा? वहां का पानी धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता जाएगा और एक टाइम के बाद पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है वो जगह, मतलब वो पीने लायक क्या किसी लायक नहीं रह जाए। तो क्या होता है ना, क्या होगा? मतलब कि बीओडी की तुलना में सीओडी 4 गुना अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, क्योंकि वो केमिकल वेस्ट है ना, तो खतरनाक रहेगा ही। और आपको सरल भाषा में, जैसे आपके घर में ना एक्वेरियम है मछली पालने का, तो आप ना उसमें घर में कोई छोटा सा बच्चा है बहुत शैतान है, तो वो क्या करता है, पेपर वेपर कागज वागज को डाल देता है उसमें, वो कुछ कई बार वो उसको छिलका डाल देता है मटर का, उसको क्या करेंगे भाई? उसको जाली से निकाल लेंगे या पानी को चेंज कर देंगे। अगर वो ये करना चालू कर दे कि पापा जी गाड़ी की सर्विसिंग करवाए थे तो डीजल सॉरी ऑयल बचा था इंजन ऑयल को डाल दिया, घर में वार्निश लगा रहे थे तो कलर करके अलग अलग वार्निश को डाल दिए, मम्मी का नेल पेंट को डाल दिए, तो सोचो वो पानी क्या हाल होने वाला है, वो मछली मर जाएगी। पहले पेपर वेपर छिलका विलका था तो कम से कम आप क्या जाली वाली से निकाल के ठीक कर लो, वो भी प्रदूषण है, लेकिन पता है ये वाला ज्यादा डेंजरस रहता है। यही है बीओडी और सीओडी। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसको समझते हुए याद करना एग्जाम में बहुत आता है, ये ट्रिकी चीज है सब, है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल समझते हुए याद करेंगे, रटने की चीज नहीं है ये। तो ये क्या है, रटने की चीज नहीं है भाई। आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है, तो ये हो गया बीओडी सीओडी। इसके बाद देखते हैं हम लोग खतरनाक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, खतरनाक तत्वों से प्रदूषण बहुत आता है एग्जाम में, ये बीएमआई है। ठीक है, खतरनाक तत्वों से प्रदूषण, तो खतरनाक तत्वों से प्रदूषण में क्या क्या जाएगा? जैसे सबसे पहले हजारों बार पूछा गया मीना माता रोग। ठीक है, मीना माता रोग, मिनी माता नहीं है वो, कई बुक में मिनी माता, अरे मिनी माता तो हमारी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी ना, तो वो अलग है भैया, ये मीना माता है। और मीना माता क्या है, कैसे नाम पड़ा? तो मीना माता जापान का एक औद्योगिक शहर है। ठीक है, मीना माता क्या है? जापान का एक औद्योगिक शहर है ना। अब ये क्या हुआ था इसको समझना, यहाँ उद्योगों से है ना निकलने वाला अपशिष्ट, और ये क्या है, जापान का ना एक शहर है, औद्योगिक शहर, समुद्र तटी मतलब समुद्र के किनारे वाला। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट
ठीक है, यहाँ उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट समुद्रों में छोड़ा जाता था। ठीक है, तो यहाँ क्या उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट कहाँ पे, समुद्रों में क्या है, छोड़ा जाता था। ठीक है, क्लियर। इसमें मतलब क्या है, प्रदूषकों में है ना, मरकरी की सांद्रता अत्यधिक थी। मरकरी की क्या है, सांद्रता अत्यधिक थी। ठीक है, यह जलीय जंतुओं में पहुंचना प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जलीय जंतुओं में पहुंचना प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, जलीय जंतुओं में क्या हो गया, पहुंचना प्रारंभ हो गया। ठीक, और क्या हुआ फिर, जलीय जंतुओं से, जलीय जंतुओं जैसे क्या खाते हैं यूजुअली, मछली वगैरह समुद्र तटीय, और झींगा है ना, प्रॉन बोलते हैं। अब भाई समुद्र तटीय शहर में तो यही सब ज्यादा मिलता है, तो उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं लोग। तो जलीय जंतु जैसे क्या है, मछली, झींगा के शरीर से या क्या के शरीर में उपस्थित मरकरी, Hg मरकरी होता है ना, इसी से दर्शाते हैं। ठीक है, मनुष्यों के शरीर में जाना प्रारंभ हो गया। इसके कारण मीना माता रोग हुआ था। ठीक है, इसके कारण क्या है, मीना माता रोग हुआ। ठीक है, और यह तंत्रिका तंत्र के विकार पैदा करता है। पैरालिसिस होना चालू हो गया था लोगों को, दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, पैरालिसिस मतलब लकवा, ये सब केसेस देखने को मिले थे। तो यह तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मतलब क्या है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो कई बार आ चुका है, हजारों बार एग्जाम में, मीना माता रोग। ठीक है, आप मेरे को कल बताइएगा तो मरकरी के किस यौगिक के कारण हुआ था ये रोग, लिखिएगा क्वेश्चन, और कल बताएंगे मरकरी के किस यौगिक के कारण मीना माता रोग हुआ था। अति पोषण इसमें नहीं आएगा कभी, है ना, ये तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हैं। अति पोषण नहीं बोलते जी, उसको सुपोषण बोलते हैं। सुपोषण एल्गल ब्लूम होता है, उसके कारण शैवाल प्रस्फुटन, उसमें आएगा जल प्रदूषण में। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, मीना माता रोग है। ऐसी एक वो होता है इटाई, इटाई है ना, तो इटाई, इटाई क्यों होता है, जल में कैडमियम, कैडमियम को सीडी से दर्शाते हैं की मात्रा अधिक होने से। अब देखो कैडमियम कहां से आ गया, मैं बताता हूं आपको। लैपटॉप की बैटरी जान रहे होगे आप, लैपटॉप की बैटरी ना निकिल कैडमियम की बैटरी रहती है। ठीक है, खराब हुआ, फेंक दिए बाहर शहर के,
उसका जो कैडमियम है धीरे धीरे जमीन में और भूमिगत जल में चला गया। आसपास कुआं है या बोर है वहां से खिंचाएगा, तो जो आदमी पी रहे पानी उसके बॉडी में जाएगा। नदी वदी किनारे या समुद्र किनारे डंप किए तो वहां पानी में चला जाएगा वो, और ये भी खतरनाक है वैसी मरकुरी जैसे। ठीक है, तो इटाई रोग होता है इसके कारण। तो जल में क्या है, कैडमियम की मात्रा अधिक होने से, तो यह क्या करता है, फेफड़ों तथा किडनी को प्रभावित करता है। यह क्या करता है, फेफड़ों तथा किडनी को प्रभावित करता है। ठीक है, इटाई क्या है, ये क्या करेगा, फेफड़ों और किडनी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर है? ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, सब नाम वाला बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी आ चुका है कई बार। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है ना, यह शरीर में नाइट्रेट यौगिकों के यह शरीर में नाइट्रेट यौगिकों के अधिकता से होता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, धमनियां तथा शिराएं, नस बोलते हैं ना जिसको ऐसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, धमनियां तथा शिराएं नीली पड़ जाती हैं। लेकिन रक्त लाल रहता है, ध्यान रखना। कई लोग पूछते हैं कि ब्लड का कलर क्या होता है। ब्लड का कलर हमारा दुनियादारी कुछ भी हो जाए लाल ही रहेगा, ब्लड का कलर कभी चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, धमनियां तथा शिराएं नीली पड़ जाती हैं। क्लियर? तो इसके कारण धमनियां और शिराएं नीली पड़ जाती हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम में। तो ये शरीर में क्या है, नाइट्रेट यौगिकों की अधिकता से होता है। तो इतने को आपको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी का क्या है, मेरे ख्याल से जो मिसलेनियस वाला है उसका नोट्स को दे दूंगा, उसको याद करना है आपको, है ना। जैसे वही प्रमुख दिवस है और वो नेशनल पार्क है, वो इम्पोर्टेंट, और क्या कहना चाहिए, और जो भी बाकी का है वो 1-2 पेज का बनेगा नोट्स, उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जितना समझाने वाला टॉपिक था मैंने उसको आपको बता दिया। क्लियर? तो इसको पढ़िएगा, कोई डाउट होगा तो बताएंगे, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। नया सब्जेक्ट फिजिक्स बच जाएगा ना आप लोग का, है ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।